हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीए जसमीत सिंह पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस, राइट। तो ये क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन बैंक से होंगे। क्वेश्चन बैंक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। एज यू नो कि मैं आज ट्रेवल कर रहा हूं, इसी वजह से मैं आप लोग का लाइव सेशन नहीं ले पा रहा और मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रीमियर करवा दिया है। तो सर मेक श्योर कि इस पे भी आप लोग को वैसे ही प्यार दिखाना है जैसे आप लाइव सेशंस में दिखाते हो। 200 लाइक्स का इसमें टारगेट रखते हैं, 200 लाइक्स आप लोग को लगाने हैं। तो मित्रों अपने अपने कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और रजिस्ट्रेशन के इस सेशन का आनंद लीजिए। सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। तो इसमें लगभग क्वेश्चंस जो हमारे फर्स्ट 20 हैं वो हमने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल से कवर अप करे हुए हैं। तो हमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस देखने हैं। जल्दी से देखते हैं और वाइंड अप करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द पीओ कैन कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन मोशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सीजीएसटी एक्ट। तो कब प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। पीओ के पास पावर है, पीओ के पास पावर है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की। कब कब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, जब रजिस्टर्ड पर्सन ने कॉन्ट्रावीन किया हो एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ। He does not conduct any business from the declared place of business। आपने जो अपने प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया था वहां से आप कोई बिजनेस करते ही नहीं हो। आपने इनवॉइस इशू कर दिया है, बिल इशू कर दिया है, लेकिन आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई नहीं करी है। मतलब कि आपने एक तरीके से फेक इनवॉइस क्या कर दिया है बेटा, आपने एक तरीके से फेक इनवॉइस इशू कर दिया है। अगर आप इंडल्ज होते हो एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस के अंदर, मतलब वायलेट करते हो प्रोविजंस रिलेटिंग टू फर्निशिंग ऑफ द बैंक डिटेल, आपने अपना बैंक डिटेल फर्निश नहीं किया। बैंक डिटेल कब फर्निश करनी होती है, आपको पता है कि आपको रजिस्ट्रेशन बिना बैंक डिटेल दिए मिल जाता है। फिर आपको सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होती है। अगर आप बैंक डिटेल्स को अपडेट नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल टू कैंसिल हो जाता है। पर्सन कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दे रहा है और उसने 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न्स नहीं भरी है। पर्सन रेगुलर स्कीम में टैक्स दे रहा है और उसने 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी है। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और आपने 6 महीने के अंदर काम करना शुरू नहीं किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है बाय द मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपके जीएसटीआर 1 का डिटेल एंड आपके जीएसटीआर 3B का डिटेल मिसमैच है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन लायबल टू कैंसिल है। तो अगर आपके जीएसटीआर 1 की डिटेल जीएसटीआर 3B की डिटेल से मैच नहीं कर रही, जीएसटीआर 1 में कौन सी डिटेल देते हो, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। तो जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल तुमने जीएसटीआर 1 में दिखाई थी और जो तुम 3B में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दिखा रहे हो, ये आपस में मैच नहीं कर रही। और अगर ये आपस में मैच नहीं कर रही तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 41, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29(1) of the CGST Act, read with rule number 21A related to suspension of registration. If the registered person has applied for cancellation of registration, what is the time period and the manner of suspension of registration? तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाता है। और वो सस्पेंशन कब से शुरू होता है, जब आपने एप्लीकेशन डाली है या फिर जब से आपने क्या किया है, जब से आपने कैंसिलेशन सॉर्ट किया है, दोनों में जो भी लेटर है।
तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली है या फिर जिस दिन से आपने कैंसिलेशन सॉर्ट किया है, दोनों में जो भी लेटर है उस पीरियड में आपका उस पीरियड से आपका रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा, सस्पेंड माना जाएगा। सस्पेंशन के पीरियड में आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते मतलब टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते मतलब कि आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, ना ही सस्पेंडेड पीरियड में आपको कोई रिटर्न फाइल करना है। एक्सप्रेशन शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। मतलब माल बेच सकता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है, लेकिन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। और बाद में जब आपका सस्पेंशन रिवोक होता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी सारी इनवॉइसेस जो आपने सस्पेंडेड पीरियड में इशू करी है उन्हें रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, याद है ये वाली बातें कि नहीं याद है? ये वाली बातें याद है कि नहीं है? आप अगर खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली है उस दिन, या फिर जब से आपने कैंसिलेशन सॉर्ट किया है उस दिन से, दोनों में से जो भी लेटर है, दोनों में जो भी लेटर है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, मतलब आप टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, लेकिन आप माल बेच के बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। सस्पेंडेड पीरियड में आपको रिटर्न फाइल करने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपका सस्पेंशन रिवोक होगा तो सस्पेंडेड पीरियड में आपने जितनी भी बिल ऑफ सप्लाईज इशू करी है उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, एग्जामिन द फॉलोइंग केसेस एंड एक्सप्लेन विद रीजंस वेदर द सप्लायर ऑफ गुड इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। कृष्णा हिमाचल प्रदेश में है, एक्सक्लूसिवली एंगेज है इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड सूट्स। His turnover in the current financial year from the Himachal Pradesh showroom is 25 lakh. इनके पास दो और शोरूम है, एक शोरूम इनके पास मणिपुर में है और एक शोरूम इनके पास सिक्किम में है, with a turnover of 15 lakh and 18 lakh respectively in the current financial year. तो भाई साहब गुड्स के लिए क्या क्या लिमिट है, याद है आपको? गुड्स के लिए क्या क्या लिमिट है? अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर हैं गुड्स के, अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई करते हैं गुड्स को, कहां से सप्लाई करते हैं? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। आपके लिए लिमिट कितनी है? 10 लाख की है। अगर आप सप्लाई करते हैं ए स्टंप से, ए स्टंप में क्या क्या है? ए स्टंप में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय एंड पुडुचेरी। यहां पर लिमिट कितने की है? 20 लाख की है। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट में हैं तो आपके लिए लिमिट कितनी है? आपके लिए लिमिट 40 लाख की है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट्स में भी ऑपरेट कर रहे हैं और आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके ऊपर कौन सी लिमिट लगती है? अगर आप अदर स्टेट से और स्पेशल कैटेगरी स्टेट से ऑपरेट करते हैं तो आपके ऊपर कौन सी लिमिट लगती है? आपके ऊपर लोअर लिमिट लगती है। यानी कि हमारे केस में कृष्णा जी के ऊपर कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होगी? हमारे केस में कृष्णा जी के ऊपर कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होगी? जम्मू एंड कश्मीर अदर स्टेट में आता है, जम्मू एंड कश्मीर अदर स्टेट्स में आता है। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी तो है लेकिन वो अदर स्टेट्स में कवर होता है। ठीक है, तो कृष्णा के लिए कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होगी बेटा? 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। कृष्णा भाई साहब का टर्नओवर कितना है? हिमाचल प्रदेश में 25 लाख, मणिपुर में 15 लाख और सिक्किम में 18 लाख। तो भाई साहब इनका टोटल टर्नओवर 58 लाख का है। इनका टोटल टर्नओवर 58 लाख का है। एवरी पर्सन एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख एक्सीड करता है फाइनेंशियल ईयर में। एनहेंस थ्रेशोल्ड लिमिट आपके पास 40 लाख की अवेलेबल है अगर आप इंट्रा स्टेट गुड्स सप्लाई करते हैं। द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट गेट रिड्यूस्ड टू 10 लाख अगर आप एंगेज्ड है स्पेशल कैटेगरी स्टेट से सप्लाई करने के लिए। क्योंकि कृष्णा जी मणिपुर से सप्लाई कर रहे हैं, इनके ऊपर 10 लाख का लिमिट लगेगा। और अगर इनके ऊपर 10 लाख का लिमिट लगेगा और इनका टर्नओवर कितना हो चुका है? इनका टर्नओवर तो 58 लाख हो चुका है।
तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको हिमाचल प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इनको मणिपुर में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इनको सिक्किम में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे पता है वैसे आप आंसर कर लोगे। हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है और सिक्किम है। हिमाचल प्रदेश में मेरा टर्नओवर 25 लाख का है, मणिपुर में मेरा टर्नओवर 15 लाख का है, सिक्किम में मेरा टर्नओवर 18 लाख का है। टोटल मेरा टर्नओवर 58 लाख रुपीस का है, राइट। हिमाचल में मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, मणिपुर में मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूं, सिक्किम में मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? इफ यस तो कहां कहां लेना है? क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, और अगर लेना है तो कहां कहां लेना है? हाँ जी सर, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर रहा है। आपके लिए थ्रेशोल्ड कितने का लगेगा? आपके लिए थ्रेशोल्ड कितने का लगेगा? आपके लिए थ्रेशोल्ड लगेगा 10 लाख का, ठीक है। और क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख को एक्सीड कर रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कहां पर आती है? जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम पे। मणिपुर में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मणिपुर में आप क्या कर रहे हैं? मणिपुर में आप क्या कर रहे हैं? एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23 इसे एग्जेम्प्ट करता है कि आपको मणिपुर में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझा एवरीवन? तो रजिस्ट्रेशन हमेशा कहां लेंगे? रजिस्ट्रेशन हमेशा लेंगे, रजिस्ट्रेशन हमेशा लेंगे वहां पर जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। अंकित भाई साहब तेलंगाना के हैं, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फुटवियर। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 25 लाख। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, यहां पे ए स्टंप में टी का मतलब क्या है? यहां पे ए स्टंप में टी का मतलब क्या है? तेलंगाना। और तेलंगाना में एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 20 लाख। आपका टर्नओवर कितना हो चुका है राजा बेटा? आपका टर्नओवर कितना हो चुका है? 25 लाख हो चुका है। तो आपको रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तेलंगाना एक नॉन स्पेसिफाइड स्टेट है, मतलब कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20 लाख रुपीस का है, और क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आकाश उत्तर प्रदेश के हैं, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। पान मसाला हमारे लिए क्या है बेटा? पान मसाला हमारे लिए क्या है? पान मसाला हमारे लिए नोटिफाइड गुड है, और नोटिफाइड गुड के केस में आपके पास टर्नओवर की लिमिट कितनी होती है? 20 लाख। लेकिन अगर आप मेक माई ट्रिप टू नागालैंड से ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप मेक माई ट्रिप टू नागालैंड से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके लिए लिमिट कितनी है? आपके लिए लिमिट है 10 लाख। तो हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमारे ऊपर लिमिट कितने की लगेगी? 20 लाख की लगेगी, और हमारा टर्नओवर कितना हो चुका है? 30 लाख हो चुका है। तो इस केस में इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हेमंत कह रहा है सर एग्जेम्प्ट भी तो टर्नओवर का पार्ट होता है। तो मैंने टर्नओवर का पार्ट बनाया, तो मैंने उसको टर्नओवर का पार्ट बनाया तो, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने से बच जाएगा मणिपुर। क्यों बच जाएगा? क्योंकि आप वहां पर क्या कर रहे हो? एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपके लिए थ्रेशोल्ड कितने की लगेगी? थ्रेशोल्ड कितने की लगेगी? 20 लाख की लगेगी, और क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर रहा है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है, प्रोवाइड कर रहे हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इनके पास इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है, इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई है, टर्नओवर ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स है, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी है, पेमेंट ऑफ सीजीएसटी है, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी है, पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग द जीटीए सर्विस। मतलब ये इनवर्ट सप्लाई है आरसीएम वाली, इनवर्ट सप्लाई है आरसीएम वाली। ये आपका टैक्स अदर देन जीएसटी है, ये आपका टैक्स अदर देन जीएसटी है, ठीक है। ये आपके जीएसटी के टैक्सेस है, ये आपके जीएसटी के टैक्सेस है।
Explain the meaning of aggregate turnover of the CGST Act and compute the aggregate turnover for the month of October. All the amounts are exclusive of GST. तो aggregate turnover का मीनिंग क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी सभी आउटवर्ड सप्लाई आ जाएंगी, आपकी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई आ जाएगी। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई के अंदर चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर हो, चाहे वो रिवर्स चार्ज में कवर हो, आपकी एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई आ जाएगी। एग्जेम्प्ट के अंदर तीन चीजें आती हैं, हमेशा ध्यान रखना, निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल और होली एग्जेम्प्ट। इसके अलावा आपकी जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो आ जाएगी, सॉरी जो एक्सपोर्ट है वो आ जाएगी, और जो आपने इंटरस्टेट करी है टू डिस्टिंक्ट पर्सन, वो आप लोग की आ जाएगी। ठीक है, वो आपकी आ जाएगी। क्या चीजें एक्सक्लूड करेंगे? क्या चीजें एक्सक्लूड करेंगे? टैक्सेस अंडर जीएसटी, टैक्सेस अंडर जीएसटी को एक्सक्लूड करेंगे। और किसको एक्सक्लूड करेंगे? इनवर्ड सप्लाई जो आपकी टैक्सेबल होती है आरसीएम में, उसे आप एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, जल्दी से डेफिनेशन देख लीजिए। सभी टैक्सेबल सप्लाई, सभी एग्जेम्प्ट सप्लाई, सभी एक्सपोर्ट गुड्स, सभी इंटरस्टेट सप्लाई, क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे? जीएसटी के जो टैक्सेस है वो एक्सक्लूड करेंगे, आरसीएम वाली इनवर्ट सप्लाई को एक्सक्लूड करेंगे। अब जल्दी से आप लोग मुझे बता दो एग्रीगेट टर्नओवर कितना निकल रहा है? जल्दी से मुझे बता दो एग्रीगेट टर्नओवर कितना निकल रहा है। आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर इन द चैट बॉक्स। ₹32,40,000 आउटवर्ड सप्लाई आएगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगी, एक्सपोर्ट वाली आएगी, टैक्सेस अदर देन जीएसटी आएंगे। ठीक है, तो 20, 12, 32, 32,40,000, 32,40,000। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं प्रोडक्ट जेड विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी वाइड नोटिफिकेशन इशूड रिलेवेंट जीएसटी लेजिस्लेशन। कंपनी सेल जेड ओनली विद इन द गुजरात एंड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर is 50 lakh. The company expects the sales to grow 10% in the current year. तो मतलब however with effect from 1/1/2020 exemption available on Z was withdrawn by the central government and GST at the rate of 5% was imposed thereon. The turnover of the company for the month ended 31st December 19 is 42 lakh. BBT is of the opinion that it is not required to get registered under the GST for the current financial year 1920. Examine the above scenario and advise the BBT Private Limited whether it needs to get registered under the GST or not. बताइए, क्या आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं? सर, लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर आप अनरजिस्टर्ड थे, लास्ट ईयर आप अनरजिस्टर्ड थे। ठीक है, लास्ट ईयर आप अनरजिस्टर्ड थे और आपका टर्नओवर था 50 लाख का। करंट ईयर में 1 जनवरी को एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई, यानी कि आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट हो गया। अभी तक आपका टर्नओवर कितना हो चुका है? अभी तक आपका टर्नओवर 42 लाख रुपीस हो चुका है। एक बात बताओ, हम रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर करंट ईयर का देखते हैं कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं? हम करंट ईयर का देखते हैं कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं? करंट ईयर का।
आपका करंट ईयर का टर्नओवर, आपका करंट ईयर का टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड कर चुका है कि नहीं? आपका करंट ईयर का टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड कर चुका है कि नहीं? आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो प्रोडक्ट जेड की, मतलब आप इंट्रा स्टेट एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहे हो गुड्स का। अगर आप इंट्रा स्टेट एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहे हो गुड्स का गुजरात से, तो गुजरात में थ्रेशोल्ड कितनी है? गुजरात में थ्रेशोल्ड कितनी है? गुजरात में थ्रेशोल्ड 40 लाख की है। तो अगर आपका टर्नओवर 42 लाख हो चुका है तो आप क्या हो चुके हो? लायबल टू रजिस्टर। सॉल्यूशन देखिए, फॉर द सप्लायर एक्सक्लूसिवली engaged in the intrastate supply of goods, the threshold limited to obtain the registration in the state of Gujarat is 40 lakh. However, a person exclusively engaged in the business of supplying goods or services that are not liable to tax, are wholly exempt, is not liable to take registration. Therefore, since BBT was engaged exclusively in the supply of exempted good till 31st December, it was not required to be registered till that day. Though the voluntary registration was allowed, the position, however, will change from 1st January. As the supply of goods become taxable from that day and the turnover of BBT is more than 40 lakh, since the aggregate turnover limit of 40 lakh, including the exempt turnover, also the turnover of Z till 31st December 19 will be considered for determining the threshold limit, even though the same was exempt from the GST. Therefore, the BBT Limited needs to register within 30 days from 1st Jan 2020. Got the point? Got the point? क्योंकि आपका टर्नओवर 40 लाख एक्सीड कर चुका है और टर्नओवर के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आती है, तो भले आपने 1 दिसंबर तक एग्जेम्प्ट सप्लाई करी थी, भले आपने 1 दिसंबर तक एग्जेम्प्ट सप्लाई करी थी, ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 40 लाख को, आप 1 जनवरी को लायबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और आपको विद इन 30 डेज क्या करना है? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन वेदर द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट अंडर द जीएसटी लॉ इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अहमद ऑफ जम्मू एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग टोबैको बेस्ड पान मसाला विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 24 लाख। पान मसाला नोटिफाइड गुड्स है, जम्मू मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में नहीं आता, 20 लाख का थ्रेशोल्ड है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 20 लाख को, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मिस्टर लेपचा मिजोरम के हैं, मिजोरम मेक माई ट्रिप टू नागालैंड का पार्ट है, इधर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख का होता है, इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ पेपर विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 13 लाख। इनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 10 लाख को, इनको यहां पर क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा अगर लेपचा मेघालय में हो? मेघालय ए स्टंप में आता है, ए स्टंप 20 लाख की लिमिट है, तो यहां पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 20 लाख है, आप यहां पर लायबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके ओके एवरीवन मेन खेल स्टेट का है। अगर आपको स्टेट्स दिमाग में है तो आप सब कर लेंगे, आपके दिमाग में स्टेट्स नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन नंबर 36, examine whether the liability to registered compulsorily under section 24 of the CGST Act arises in each of the independent cases mentioned below। क्या आपको रजिस्ट्रेशन की नौबत आएगी? हीरा एक सप्लायर है हरियाणा में, इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ पोटैटोज, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है सप्लाई ऑफ पोटैटोज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हिज ओन लैंड विद इन हरियाणा एंड ऑल्सो द आउटसाइड हरियाणा। बताइए, क्या आपको सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेना है? सर एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 23, इसके बारे में जानते हो आप लोग? सेक्शन नंबर 23 क्या करता है? सेक्शन नंबर 23 क्या करता है? सेक्शन नंबर 23 आपको एग्जेम्प्ट करता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। सेक्शन 23 ने किन लोगों को कवर किया है? सेक्शन 23 ने किन लोगों को कवर किया है? सेक्शन 23 ने पहले उन व्यक्तियों को कवर किया है जो होली एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं। दूसरा, इसने किसको एग्जेम्प्ट किया है? एग्रीकल्चरिस्ट को, फॉर द कल्टीवेशन आउट ऑफ लैंड।
और तीसरा इन लोगों को कवर किया है जिनकी आउटवर्ड सप्लाई किस में कवर है, जिसकी आउटवर्ड सप्लाई किस में कवर है, आरसीएम में। तो ये तीन लोगों को सरकार ने माफ किया हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो एक बात बताओ, 23, 22 और 24 को ओवरराइड करता है कि नहीं? 23, 22 और 24 को ओवरराइड करता है कि नहीं? सेक्शन 24 आपसे कहता है कि अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन लेना होता है, आपका क्वांटम ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर मैटर नहीं करता। लेकिन सेक्शन 23 कहता है कि अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हीरा भाई साहब एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इन द कल्टीवेशन एंड द सप्लाई ऑफ पोटैटो, thus he is not liable to registration irrespective of the fact that he is making an interstate supply of goods. Further, Hira will not be liable to registration in the given case even his turnover exceeds the threshold limit. तो अगर इसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड भी कर रहा होता तो भी नहीं होगा, इंटरस्टेट कर रहा है तो भी नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 23, 22 और 24 दोनों को ओवरराइड करता है। सेक्शन 23, 22 और 24 दोनों को क्या करता है? दोनों को क्या करता है? ओवरराइड करता है। बात समझे कि नहीं? एवरीवन प्लीज कंफर्म। अनन्या तेलंगाना में है, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टॉयज, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 22 लाख। तेलंगाना किस में आता है बेटा? तेलंगाना किस में आता है? तेलंगाना ए स्टंप वाली कैटेगरी में आता है। तेलंगाना ए स्टंप वाली कैटेगरी में आता है। यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 20 लाख। क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख एक्सीड कर रहा है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आप लोग को क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सियाराम एक ट्रेडर है डेकोरेटिव आइटम्स इन द हौस खास दिल्ली, इनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडेड 20 लाख इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 20 लाख रुपए एक्सीड करता है अक्टूबर में। ये अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए ऑन द जीएसटी पोर्टल बट मिस्ड टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ हिज बैंक अकाउंट। हिज टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज हिम दैट प्रायर सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। एग्जामिन वेदर द एडवाइस ऑफ मिस्टर सियाराम्स टैक्स कंसल्टेंट इज करेक्ट। बताइए, क्या आपको बैंक डिटेल पहले से देना जरूरी है? तो सर आपका रूल जो है वो अमेंड किया गया है और उसमें लिखा गया है कि आप बिना बैंक के डिटेल्स के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन मिलने के 45 दिन के अंदर या फिर जिस दिन आपको रिटर्न फाइल करनी है, दोनों में से जो भी अर्लियर है, उस डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा? उस डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा? उस डेट तक आपको अपनी बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। यानी कि आप बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, बैंक डिटेल्स आप दे सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। बैंक डिटेल्स कैन बी प्रोवाइडेड, बैंक डिटेल्स कैन बी प्रोवाइडेड इवन आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन बट अप टू अर्लियर ऑफ फॉलोइंग 2 डेट्स। अर्लियर ऑफ फॉलोइंग 2 डेट्स, 2 डेट्स क्या है? पहली 45 डेज फ्रॉम द 45 days from date of registration, 45 days from the date of registration। और दूसरी डेट क्या है बेटा? दूसरी डेट क्या है? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अगर आपकी रिटर्न की डेट जल्दी आ जाती है तो रिटर्न की डेट आपके लिए लास्ट डेट बनती है, और अगर आपकी रिटर्न की डेट के पहले 45 दिन पूरे हो जाते हैं तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक का डिटेल देना है। अगर बैंक का डिटेल नहीं दिया इस डेट तक तो क्या होगा? अगर इस डेट तक बैंक का डिटेल नहीं दिया तो क्या होगा? एल्स आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? एल्स आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? लायबल फॉर कैंसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 34, आपको बताना है क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है कि नहीं। राघव एंगेज्ड है होलसेल कम रिटेल ट्रेड बिजनेस में, मेडिसिन का काम करते हैं इन द स्टेट ऑफ असम।
His aggregate turnover during the financial year is 9 lakh, which consists of 8 lakh as intrastate supply and 1 lakh as interstate supply. बताओ जी, 1 लाख रुपए as interstate supply, liable for registration or not? Liable for registration or not? देखो भाई साहब, एग्रीगेट टर्नओवर तो विद इन द थ्रेशोल्ड है, एग्रीगेट टर्नओवर तो विद इन द थ्रेशोल्ड है, लेकिन सेक्शन नंबर 24 कहता है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो सर आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। और इंटर स्टेट सप्लाई किसका होना चाहिए बेटा? टैक्सेबल गुड्स का। इंटर स्टेट सप्लाई किसका होना चाहिए? टैक्सेबल गुड्स का। तो अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई कर रहे हो तो फिर आपके ऊपर इमीडिएट रजिस्ट्रेशन वाली ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। गिवन केस में राघव भैया को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि वो 1 लाख रुपए का माल बाहर भेज रहे हैं, इवन दो उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है। एसएन गुप्ता राजस्थान के हैं, एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ द टैक्सेबल गुड ऑन हिज ओन अकाउंट एंड ऑल्सो एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ मिस्टर ऋषि ऑफ दिल्ली। His turnover in the preceding financial year is rupees 12 lakh on his own account and 9 lakh on behalf of the principal. Both turnovers are from the intrastate supply. बताइए सेक्शन 24 लगेगा कि नहीं लगेगा? सेक्शन 24, अगर आप दूसरे टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप दूसरे टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे गुड सप्लाई कर रहे हैं तो सेक्शन नंबर 24 आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बोलता है। सिंस एसएन गुप्ता इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ मिस्टर ऋषि ऑफ दिल्ली, ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन कंपलसरली अंडर द जीएसटी लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, सॉल्यूशन solve the following question with respect to the CTP. CTP कौन होता है? डेफिनेशन लिखनी है। CTP वो व्यक्ति है जो टेम्पररी पर्पस के लिए स्टेट में आया है सप्लाई करने के लिए, जिसका यहां पे कोई फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जिसका यहां पर कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। कैन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑफ फॉर द कंपोजिशन स्कीम? क्या हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन स्कीम दे सकते हैं बेटा? क्या हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन स्कीम दे सकते हैं? द आंसर इज बिग नो। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन स्कीम नहीं दे सकते। द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन नहीं दे सकते। व्हेन इज द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज लायबल टू रजिस्टर्ड? 5 days prior to commencement of business. 5 days prior. What is the validity period of registration certificate issued to the casual taxable person? Maximum कितना हो सकता है? Maximum कितना हो सकता है? 90 days. Can the validity of registration certificate issued to the casual taxable person be extended? If yes, what will be the period of extension? तो extend हो सकती है, yes, लेकिन maximum कितनी? Maximum कितनी? 90 days. एक बार रीड कर लो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जो ओकेजनली अंडरटेक करता है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर एज अ प्रिंसिपल एजेंट इन एनी अदर कैपेसिटी इन द स्टेट और द यूटी, जहां पर उसके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो ओकेजनली अंडरटेक करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऐसी स्टेट में जहां पे उसके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। सीटीपी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कम से कम 5 दिन पहले प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको इश्यू होता है वो वैलिड होता है जितना पीरियड उसके अंदर मेंशन है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 90 डेज। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको एज अ सीटीपी रजिस्ट्रेशन मिला हो केवल 40 डेज के लिए, ऐसा हो सकता है कि आपको मिला हो 60 डेज के लिए, ऐसा हो सकता है आपको मिला हो 50 डेज के लिए, लेकिन मैक्सिमम कितना मिल सकता है? मैक्सिमम कितना मिल सकता है? मैक्सिमम 90 डेज का मिल सकता है। और एक बार आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो बाद में आप चाहो तो उसमें एक्सटेंशन सीख कर सकते हो, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का।
मैक्सिमम कितने दिन का? 90 दिन का। तो याद कैसे करा जाता है? 90 डेज प्लस 90 डेज, ओरिजिनल 90 एंड देन अगेन 90। कैन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर बी रिवोक्ड? क्या हम रजिस्ट्रेशन ऑर्डर को रिवोक करवा सकते हैं? क्या हम रजिस्ट्रेशन ऑर्डर को रिवोक करवा सकते हैं? यस। आपको एप्लीकेशन देनी होती है कितने दिन के अंदर? आपको एप्लीकेशन देनी होती है कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। कब से? फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस, जब को आपको नोटिस सर्व हुआ है वहां से 30 दिन के अंदर। और आपकी एप्लीकेशन अगर वैलिड लगती है प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो अपना कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर को रिवोक कर देगा, अदरवाइज वो उसको रिवोक नहीं करेगा। फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास 30 दिन का समय है, जब आपको नोटिस सर्व किया गया है वहां से 30 दिन के अंदर आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने सो मोटू आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, उस कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक करने की एप्लीकेशन आप 30 दिन के अंदर डाल सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ विच आपको नोटिस सर्व किया गया है। अगर आपकी एप्लीकेशन में जो रीजंस दिए हैं वो वैलिड है, तो आपका प्रॉपर ऑफिसर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोक कर देगा, अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर देगा। 30 डेज के अंदर अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो आप किसके पास जा सकते हो? आप ACJC के पास जा सकते हो। ACJC आपको फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हैं, 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये अमेंडमेंट है, ठीक है। 30 डेज का आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं। ACJC के अलावा आपको कमिश्नर फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि ये ACJC और कमिश्नर आपको एक्सटेंशन तब देंगे जब उनको आपके रीजन वैलिड लगेंगे, ठीक है। जब आपको उनके रीजंस वैलिड लगेंगे तभी वो एक्सटेंशन देंगे। मतलब अगर टोटल टाइम फ्रेम की बात करूं तो टोटल टाइम फ्रेम कितना निकला? सेक्शन ने आपको 30 डेज दिए। अगर आप वो 30 डेज में एप्लीकेशन नहीं डाल पाते और आपके पास वैलिड रीजन है, तो आप ACJC के पास जाके 30 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो। ACJC ने जो 30 डेज का एक्सटेंशन दिया था, आप उसमें भी रिवोकिंग की एप्लीकेशन नहीं डाल पाए वैलिड रीजंस के कारणों से, तो आप कमिश्नर के पास जा सकते हो और कमिश्नर आपको फर्दर 30 डेज दे सकता है। तो टोटल कितने दिन हो गए आपके पास? टोटल कितने दिन हो गए आपके पास? 90। लेकिन लिख के ऐसे ही आना, 30 + 30 + 30। सेक्शन में 30 डेज दिए हैं। ACJC फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ACJC फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं 30 डेज का। फर्दर एक्सटेंशन 30 डेज का आपको मिल सकता है किससे? कमिश्नर से। तो टोटल 30 सेक्शन ने दिए, 30 ACJC दे देगा और 30 आपको कमिश्नर दे देगा। एवरीवन, एवरीवन, ये वाला पॉइंट आपने कर लिया। कब आपका रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल होता है? आप इसमें सो मोटू भी कैंसिल करवा सकते हो, और आप प्रॉपर ऑफिसर इसमें क्या कर सकता है? कैंसिल करवा सकता है। मतलब आप एप्लीकेशन डाल के कैंसिल करवा सकते हो, आप एप्लीकेशन डाल के कैंसिल करवा सकते हो, या फिर प्रॉपर ऑफिसर सो मोटू आपका क्या कर सकता है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर कब कब कर सकता है ये तो आपने पढ़ लिया, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका यही था। आप एप्लीकेशन डाल के कब कब कर सकते हो? जब आपका बिजनेस क्या हो रहा है? जब आपका बिजनेस क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यू हो रहा है। जब आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फॉर द रीजंस इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोपराइटर, अमलगमेट हो रहा है विद अदर लीगल एंटिटी, डीमर्ज हो रहा है, या फिर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ हो रहा है, देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, सोल प्रोपराइटर से आप पार्टनरशिप फर्म बन रहे हो, या फिर सोल प्रोपराइटर से आप कंपनी बन रहे हो, कोई भी रीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, the taxable person other than the person voluntary register is no longer liable to be registered under section 22 and 24। अब अगर आप यहां पे इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, ये लाइन को कट कर दीजिएगा, अपने पास भी ये वाली लाइन को कट कर दीजिएगा, अपने पास ये वाली लाइन को भी कट कर दीजिएगा। अगर टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 और 24, तो वो क्या कर सकता है?
वो क्या कर सकता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की एप्लीकेशन डाल सकता है। तो 3 केसेस में आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की एप्लीकेशन डाल सकते हो। जब आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो, जब आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आपका बिजनेस अमलगमेट हो रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो रही है, या फिर आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, या फिर टैक्सेबल पर्सन अब लायबल नहीं है रजिस्टर होने के लिए सेक्शन नंबर 22 या फिर सेक्शन नंबर 24। 22 ने आपको लायबल किया था क्योंकि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा था। 24 ने आपको लायबल किया था 24 ने आपको लायबल किया था 24 ने आपको लायबल किया था मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप उसमें मेंशन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। बेटा मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा, थोड़ा सा सब्र कर लो भाई, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा। अबाउट टू एंड है, अबाउट टू। इसके नीचे वाले सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके नीचे वाले सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसमें प्रोसीजरल पार्ट है बेटा, रजिस्ट्रेशन हो गया, रिटर्न हो गया, टैक्स इनवॉइस हो गया, इसमें प्रोसीजरल पार्ट है। तो प्रोसीजरल पार्ट तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। आईटीसी तक समझ के काम चल जाता है, लेकिन इसके आगे थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 30, when there is change in the constitution of business result in change in PAN, the business entity can apply for the amendment of registration in the prescribed manner within 15 days। अगर आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है और आपका पैन चेंज हो रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन अमेंड नहीं करवाते, आप पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाते हो और नया रजिस्ट्रेशन सीक करते हो। फॉर एग्जांपल, अभी मैं कोचिंग चला रहा हूं प्रोफेशनल्स पॉइंट की, एक सोल प्रोपराइटर के रूप में रजिस्ट्रेशन मेरे पैन से हो रखा है। कल को अगर मैं प्रोफेशनल्स पॉइंट को प्रोफेशनल्स पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर देता हूं, मतलब एक कंपनी बना लेता हूं, तो फिर कंपनी का पैन लगेगा। तो ऐसे केस में मेरा जो सोल प्रोपराइटर वाला रजिस्ट्रेशन है वो जीएसटी में कैंसिल होगा और कंपनी का एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन पैन, तो आपका रजिस्ट्रेशन अमेंड नहीं होता है, पुराना वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है और नया वाला रजिस्ट्रेशन सीक किया जाता है। वेदर द अमेंडमेंट टू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज परमिसिबल, रीड कर लीजिएगा, प्योर थ्योरेटिकल है। परमिसिबल है, कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, उन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के थ्रू अमेंड कर सकते हैं। कुछ आपके कोर अमेंडमेंट्स होते हैं, उनके लिए आपको प्रॉपर ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ता है विद इन द 15 डेज फ्रॉम द चेंज। अगर आपके प्रॉपर ऑफिसर को वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड रीजंस मिल जाते हैं, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन अमेंड कर देता है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है स्टडी मटेरियल में। अगर आप लायबल टू रजिस्टर होते हो, तो जो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई करते हो, विद इन 30 डेज अप्लाई करते हो, तो जिस दिन आप लायबल हुए थे वो आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप लायबल हुए हो लेकिन आप अप्लाई करते हो आफ्टर 30 डेज, आप अप्लाई करते हो आफ्टर 30 डेज, तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है वो आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर आप वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो अगेन जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है वो दिन आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। एनआरटीपी की डेफिनेशन रीड कर लेंगे आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25। मिस्टर एक्स एक डीलर है, डील करते हैं विद इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, furnish the following information in the financial year. Sale of taxable goods by HO located in Chennai for rupees 1 lakh. Supply of taxable services by branch office 50,000. Supply of goods exempted from GST 10,000. Export of goods 2 lakh. Whether Mr. X is liable for registration. आपको इसमें टर्नओवर बताना है, आपको इसमें टर्नओवर बताना है। जल्दी से टर्नओवर कितना आएगा। ये 1 लाख रुपए टर्नओवर का पार्ट बनेगा, ये 50,000 रुपए टर्नओवर का पार्ट बनेगा, ये एग्जेम्प्टेड टर्नओवर का पार्ट बनेगा, एक्सपोर्ट भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। सारी चीजें टर्नओवर का पार्ट बनेगी। अगर आप टर्नओवर निकालोगे तो 360 आ रहा है, क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे है, क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे है, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजेश डायनामिक्स, इनका हेड ऑफिस चेन्नई में है। कैरी ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद रिस्पेक्टिव टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर। सप्लाई ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल क्या है,
पेट्रोल क्या है? एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, टर्नओवर का पार्ट बनती है। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन द रिवर्स चार्ज, जो रिवर्स चार्ज पे आप टैक्सेस देते हो वो इनवर्ड सप्लाई का, सॉरी, वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती है। सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एट चेन्नई 2 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलुरु विदाउट द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन 150। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एट मणिपुर ब्रांच, मणिपुर ब्रांच में आपने 1150 का बेचा है। टोटल टर्नओवर निकालो जरा कितना हुआ। ये सारी चीजें आएंगी, 18 लाख भी आएगा, 2 लाख भी आएगा, 1.5 लाख भी आएगा, 1150 भी आएगा। 18 लाख प्लस 2 लाख प्लस 13 लाख, आपका टोटल टर्नओवर कितना बन रहा है? आपका टोटल टर्नओवर कितना बन रहा है? 33 लाख। क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना है? क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना है? एवरीवन, क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना है? कराना है। आपके लिए थ्रेशोल्ड कितने का चलेगा? आपके लिए थ्रेशोल्ड कितने का चलेगा? आपने मणिपुर ब्रांच से माल बेचा हुआ है तो आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख का है। आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख का लिमिट है और आप 33 लाख अचीव कर चुके हो। आप लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 33 लाख रुपए का है, आप लाइबल टू रजिस्टर हो क्योंकि आप मणिपुर ब्रांच से कर रहे हो। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट रीड कर लेना, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, डिटरमाइन 33 आएगा बेटा, 33 आएगा ना। 18 प्लस 2 20, 20 और 13। Determine the effective date of registration in the following cases. Aggregate turnover of Ganesh engaged in taxable supply of services in the state exceeded 20 lakh on 25th अगस्त, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है 19 सितंबर को। विद इन 30 डेज कर दिया, विद इन 30 डेज कर दिया। 25 अगस्त को तुम लायबल हुए, 19 सितंबर को तुमने अप्लाई कर दिया। विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या निकलेगी? 25 अगस्त। व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन इफ इन द अबव सिनेरियो गणेश ने एप्लीकेशन सबमिट किया होता 27 सितंबर को। 27 सितंबर मतलब आफ्टर 30 डेज। अगर आपने आफ्टर 30 डेज किया और रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट हुआ है 5 अक्टूबर को, तो 5 अक्टूबर आपके लिए क्या बन जाती? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पहले वाले केस में आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त होगी और दूसरे वाले केस में आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर होगी। सिंपल सी चीज लिखनी है कि रजिस्ट्रेशन अगर 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया है तो उस केस में जिस दिन लायबल हुए थे, और अगर 30 डेज के बियॉन्ड किया है तो जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया है वो दिन आपके लिए इफेक्टिव डेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आकाश मल्होत्रा ऑफ गुजरात ऑफन पार्टिसिपेट इन द ज्वेलरी एग्जीबिशन एट ट्रेड फेयर इन दिल्ली। गुजरात के हैं और दिल्ली के ट्रेड फेयर में पार्ट लेते हैं, मतलब कि ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। विच इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब। आकाश ने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन जनवरी में। द पीओ डिमांडेड एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आकाश मल्होत्रा। You are required to examine whether any advance tax is to be paid by Akash at the time of obtaining the registration. तो हमने CTP के केस में क्या पढ़ा होता है? CTP के केस में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आपको 5 डेज प्रायर अप्लाई करना होता है, प्लस आपको एडवांस में टैक्सेस पे करने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है हमारी स्टेट में। वो ट्रेड फेयर होने के बाद गुजरात चला जाएगा, उसे हम कहां ढूंढते फिरेंगे? तो हम उससे एडवांस में टैक्स लेते हैं उसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे। कल को अगर वो एक्सटेंशन भी सीक करता है तो हम एक्सटेंडेड पीरियड का भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैसे लेते हैं? एडवांस में लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 27 लगता है इसके ऊपर, एक बार रीड कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने सारे क्वेश्चंस वही हैं जो स्टडी मटेरियल में पढ़े थे हमने, वो सारे यहां पर दोबारा से हैं, तो आप इसे एक बार इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ आप लोग का रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर भी बेटा हो गया है ओवर।